हेलो, कैसे हैं भाई सभी लोग। सभी का नालंदा के इस यूट्यूब चैनल में आप लोग सब लोगों का स्वागत है। बच्चों, आप जान रहे होंगे कि स्नातक के लिए जो पटवारी और लेखपाल की वैकेंसी आई है, तो उसके लिए नालंदा एजुकेशन पे हमारा पेड बैच भी चल ही रहा है और अभी 1-2 दिन के लिए एडमिशन ओपन है। तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, आप वहां पर जाकर के जानकारी ले सकते हैं। तो देखिएगा, हमारी चल रही थी उत्तराखंड हिस्ट्री की जीएस की सीरीज चल रही है, और जिसमें तरीका मैं आपको पहले भी पहली वीडियो में बता चुका हूं। अभी तक एक ही क्लास हुई है और मैंने उसमें आपको बताया था कि हम कैसे लेंगे। सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे हम उन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है। और ये जो आपको पीडीएफ है, ये आपको ग्रुप में मिल जाएगी। जो लेखपाल पटवारी का टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको मिल जाएगी, तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर के ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो जिन लोगों ने इससे पहली क्लास नहीं करी है वो पहली क्लास देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हमने चंद्रवंश की पहली क्लास करी थी, और इतिहास को मैंने चंद्रवंश से इसलिए ही उठाया था क्योंकि चंद्रवंश से क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं, 1-2 मिनट का हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा था। तो मैंने बात आपको बताई थी कि हुआ ये था कि 8वीं शताब्दी में उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में एक वंश का उदय हुआ था जिसका नाम था चंद्रवंश। और चंद्रवंश का जो संस्थापक माना जाता है वो सोमचंद को माना जाता है, और वास्तविक संस्थापक थोअरचंद को। इनके बारे में मैं डिटेल में चर्चा आपसे कर ही चुका था। एक बात मैंने और आपसे बताई थी कि चंद्रवंश के मुख्यतः 2 केंद्र रहे हैं। एक केंद्र रहा है सबसे पहले चंपावत, जिसमें राजबुंगा के किले से सोमचंद ने शुरुआत की थी, और इसके बाद में राजधानी परिवर्तित होकर के चली गई, स्थलांतरित होकर चली गई थी अल्मोड़ा, और तब इनका केंद्र बन गया था अल्मोड़ा में। और उसके बाद में अल्मोड़ा में कई किलों की स्थापना हुई। कैसे हुई, क्या हुई, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो हमारी चर्चा हो चुकी थी, पीडीएफ मैंने पुरानी वाली आपको दे दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोमचंद पर हमारी बात हो गई थी। उसके बाद मैंने बताया था सोमचंद के बाद अनेक शासक हुए, जिसमें आत्मचंद, पूर्णचंद, इंद्रचंद, संसारचंद, उसके बाद सुधाचंद और हमीचंद। उसके बाद में फिर आगे चल करके हमने बात की थी आपसे कि इसके बाद में जो गद्दी पर बैठा था शासक वो था बीणाचंद, जिसे कुमाऊं का बिलासी शासक भी कहते हैं। उसके बाद में हुआ ये था कि निसंतान मृत्यु हो जाने के कारण से ही खसों का राज जो है वो कुमाऊं क्षेत्र पर हो गया था। लेकिन आगे चल के वीरचंद के द्वारा पुनः चंद सत्ता स्थापित कर दी गई थी, और फिर अनेक चंद्रवंश के शासक हुए थे। उसके बाद में फिर आगे चल करके एक प्रमुख शासक हुआ जिसका नाम था थोअरचंद। कुछ इतिहासकार थोअरचंद को ही चंद्रवंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे कि चंद्रवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तब आंसर होगा थोअरचंद, जो कि चंद्रवंश का 23वां शासक था। इसके बाद में एक शासक हुआ त्रिलोकचंद, जो मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन का समकालीन था। जो अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली की सत्ता पर बैठा हुआ खिलजी वंश का शासक था, ये उसका समकालीन था, और इसने छकाता को जीत करके भीमताल में एक किले की स्थापना की थी। इसके बाद में एक शासक हुआ था आपका अभयचंद, और मैंने आपको बताया था कि जो अभयचंद का ताम्र लेख है जो लोहाघाट से प्राप्त हुआ है, ये कुमाऊनी भाषा का पहला अभिलेख है। ठीक है, तो ये इतनी चर्चा हम लोग कर चुके थे। फिर मैंने चर्चा शुरू की थी गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में, और मैंने बताया था महत्वपूर्ण शासक है, आपको ध्यान रखना है गरुड़ ज्ञानचंद। पहली बात तो यही है कि गरुड़ ज्ञानचंद चंद्रवंश का 29वां शासक था, और नाम तो खैर ज्ञानचंद था, लेकिन इसको गरुड़ की उपाधि जो दी थी वो फिरोज शाह तुगलक ने दी थी, जो कि तुगलक वंश का शासक उस समय दिल्ली में बैठा हुआ था, एफएसटी। तो एफएसटी के द्वारा जो है वो गरुड़ ज्ञानचंद की गरुड़ की उपाधि जो है वो दी गई थी। और बेसिकली ये विष्णु का उपासक था, वैष्णव धर्म को मानता था, और इसके समय पर जो राजकीय चिन्ह था वो गरुड़ को बनाया गया था। हालांकि चंदों का राजकीय चिन्ह जो था वो गाय थी। ठीक है, इतनी चर्चा हमारी हो चुकी थी। इसके अलावा मैंने एक बात और करी थी इसके प्रमुख सेनापति पर, जिसका नाम था नीलू कठायत। ठीक है, जिसने तराई और भाबर क्षेत्र में जो है वो युद्ध लड़के जो है वो उस क्षेत्र पर नियंत्रण करने की कोशिश करी थी रोहिलाओं के खिलाफ। ठीक है, तो यहीं से हम अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं। हमने गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में आपसे बात करी थी, एफएसटी का समकालीन था। ठीक है, और मेन बातें लगभग जो थी हमारी गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में हो चुकी थी। बट एक बात और याद रखिएगा, गरुड़ ज्ञानचंद के समय एक विद्रोह हुआ था जिसे खायकार जन विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में सीधा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि खायकार जन विद्रोह कैसे हुआ था या किसके समय हुआ था, ये बेसिकली पूछा जाए, तो इसका आंसर होगा आपका गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, बाकी मैं पीडीएफ आपको सेंड कर लूंगा, आप इसको जो है वो एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि पूरी लिखा हुआ है कि भाई ज्ञानचंद के समय कुंजीपाल तथा कीर्तिपाल नामक 2 भाइयों की हत्या करवाई गई थी।
ठीक है, जो बेसिकली खायकारों से संबंधित थे, तो इसी कारण से खायकारों ने जन विद्रोह कर दिया था। तो ये बात आप अपने नोट्स अगर शॉर्ट सिनॉप्सिस बना रहे हैं तो उसमें नोट कर लेना, नहीं तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अब होता क्या है, आगे हम बात शुरू करते हैं। गरुड़ ज्ञानचंद तक हमारी बातें हो गई थी। गरुड़ ज्ञानचंद के बाद गद्दी पर जो बैठा, वो शासक बैठा था, उसका नाम था हरिचंद। और हरिचंद के बाद में जो गद्दी पर बैठा वो था उद्यानचंद। तो ध्यान रखिएगा, गरुड़ ज्ञानचंद उद्यानचंद्र के दादा थे, यानी गरुड़ ज्ञानचंद के बाद हरिचंद गद्दी पर बैठा, और हरिचंद के बाद गद्दी पर बैठा आपका उद्यानचंद। ठीक है, हरिचंद इतना इंपॉर्टेंट शासक नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत उद्यानचंद के बारे में जानकारी मिल जाती है। और वो जानकारी ये मिलती है कि उद्यानचंद जो थे वो उसने जीर्णोद्धार करवाया था। और कौन से मंदिर का, ये ध्यान रखिएगा, चंपावत के बालेश्वर मंदिर का। तो चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। कहते हैं कि जो इनके दादा थे गरुड़ ज्ञानचंद, तो आपको पता होगा खायकार विद्रोह हुआ था, 2 भाइयों की हत्या करवा दी गई थी। ऐसे सब कृत्यों से जो था वो बड़ा दुखी था उद्यानचंद। तो ऐसी कंडीशन में उसने प्रायश्चित करने के लिए कुछ कार्य किए, धार्मिक कार्य किए, और जिसमें से एक था कि उसने चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। और बेसिकली उसमें जो सहयोग किया गया था, एक कुंज शर्मा नामक गुजराती ब्राह्मण का किया गया था। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट ध्यान रखिएगा कि जीर्णोद्धार कराने वाला शासक जो था वो कौन था, उद्यानचंद था। इसको एक बार आप जो है वो देख लेगा। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट में कुछ बात कर दी है बालेश्वर मंदिर से संबंधित, वो आप पीडीएफ को देख लीजिएगा। देखिए, क्लास जो होती है वो एक आपको गाइड करने के लिए होती है, मार्गदर्शन करने के लिए नहीं होती है। मेरा काम ये भी नहीं है कि जो केवल स्लाइड में लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के सुना दूं। मेरा काम है एक रोड मैप तैयार करना आपके सामने, जिससे कि आप चीजों को पढ़ते हुए चलें और याद करें। ठीक है, इसके बाद जो मेन शासक हुआ है वो है भारती चंद। अब भारती चंद जो है वो महत्वपूर्ण शासक है। गरुड़ ज्ञानचंद के बाद हरिचंद शासक हुए, हरिचंद के बाद में उद्यानचंद्र शासक हुए, और अब शासक हैं भारती चंद। भारती चंद क्यों महत्वपूर्ण शासक है, उसका रीजन है, अभी तक जो चंद शासक हुए हैं वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हम उनको कह सकते। रीजन क्या था? रीजन ये था कि इस समय पर नेपाल में एक राज्य था जिसे डोटी राज्य हम लोग कहते थे। और डोटी राज्य में जो शासक था वो मल्ल वंश के शासक होते थे, यानी डोटी में जो वंश स्थापित था वो था मल्ल। और बेसिकली इन मल्लों ने कुमाऊं के कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर रखा था, बेसिकली पिथौरागढ़ क्षेत्र में। और इसमें हम 3 क्षेत्रों की बात करते हैं, एक सीरा का क्षेत्र, ठीक है, एक सोर क्षेत्र और एक थल क्षेत्र। जो ये वाला क्षेत्र था, सीरा वाला क्षेत्र, ये हो गया आपका ये पिथौरागढ़ में ही डीडीहाट वाला क्षेत्र। सोर क्षेत्र हो गया पिथौरागढ़ क्षेत्र ही, और थल क्षेत्र आता सब पिथौरागढ़ में ही था। तो यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर सत्ता थी मल्लों की, मल्ल वंश की सत्ता थी। और साथ ही साथ अभी तक ये कहा जाता है कि जो चंद शासक थे वो भी कहीं ना कहीं कर देते थे डोटियों को, यानी उन्हें हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं मान सकते थे। ठीक है, लेकिन पहली कोशिश जिसमें भारती चंद ने प्रयास किया कि क्यों ना चंदों को स्वतंत्र रूप से स्थापित करके और उन्हें स्वतः निर्भर बनाया जाए, जो डोटियों को हम कर दे रहे हैं वो कर ना दें। और यह प्रयास पहला किसने किया था? भारती चंद ने ही किया था। तो इसलिए भारती चंद बहुत महत्वपूर्ण शासक हो जाता है। तो भारती चंद का टकराव होता है डोटियों के साथ में, और लगभग 12 वर्षों तक ये लड़ाई चलती है। 12 वर्षों तक लड़ाई चली, महत्वपूर्ण थी बात। और कहते हैं कि इस लड़ाई में जो भारती चंद था वो विजयी रहा, वो जीता। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि चंद वंश का वो कौन सा शासक था जिसने डोटियों से स्वतंत्र करा करके चंदों की स्वतंत्र सत्ता स्थापित करी, तो उस शासक का नाम था भारती चंद। इसलिए भारती चंद बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो क्षेत्र मल्ल वंश के अधीन था, जो डोटियों के अधीन था, देखिए जो डोटी राज्य का वो क्षेत्र जो उत्तराखंड में आता था, बेसिकली पिथौरागढ़ क्षेत्र में आता था, उसे वो बोलते थे पर्वत डोटी। खास करके सीरा क्षेत्र, उसको वो पर्वत डोटी बोलते थे। तो ये जो पर्वत डोटी वाला क्षेत्र था ये मल्लों के अधीन था। लेकिन इसने क्या किया, भारती चंद ने इस सीरा वाले क्षेत्र पे और सोर वाले क्षेत्र पे और थल वाले क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो देखते हैं भारती चंद के बारे में। भारती चंद के समय डोटी नेपाल का राजा जयमल था। एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि डोटी राज्य में जो वंश था वो मल्ल था, और वहां का शासक कौन था? वो था जयमल। ठीक है, और भारती चंद ने समाज की समस्त जातियों को मिलाकर के एक सेना बनाई थी जिसको कटक सेना के नाम से जाना गया, जिसे कटक के नाम से जाना गया। कटक का तात्पर्य यहाँ से मतलब कटक जो है वो एक सेना है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि चंद वंश का वो कौन सा शासक था जिसने लगभग समाज की सभी जातियों को लेकर के एक सेना बनाई थी? उस सेना का नाम था कटक सेना। और इस कटक सेना को बढ़ा करके इसने चढ़ाई करी पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र पर, और उसके बाद में इसने जो सेरा वाला क्षेत्र था और सोर वाला क्षेत्र था और थल क्षेत्र था उस पर अधिकार कर लिया था, और इस प्रकार से डोटियों से एक क्षेत्र को स्वतंत्र करा करके चंदों के अधीन किया था। तो ये शासक जो था ये आपका भारती चंद था, और 12 वर्ष तक लड़ाई चली डोटी व चंद शासकों के
बीच, जिसमें विजयी कौन रहा? आपका भारती चंद रहा। तो महत्वपूर्ण बात है, इसको जो है वो आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारती चंद ने पुत्र रतन चंद की सहायता से, यानी भारती चंद का जो पुत्र था वो था रतन चंद, तो भारती चंद ने पुत्र रतन चंद की सहायता से सोर, शेरा और थल पर अधिकार कर लिया। ये कौन से क्षेत्र हैं? सोर क्षेत्र हो गया, पिथौरागढ़ क्षेत्री है, शेर मेरी बेसिकली जो शेरा क्षेत्र लिखा हुआ है इसका मतलब है सिरा, तो सिरा क्षेत्र हो गया डीडी हाट वाला, और थल क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र आते थे मलों के अधीन। लेकिन इन तीनों क्षेत्रों पर अधिकार करने की सबसे पहले कोशिश किसने करी? वो भारती चंद ने करी। भारती चंद के समय डीडी हाट यानी सिरा मंडल में बली नारायण मल और सोर में बम साहा का शासन था। ये भी आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। था क्या कि डोटी में मेल जो है वो मल वंश के शासक बैठते थे और फिर अपने अधीन जो है वो किसी ना किसी को वहां पर नियुक्त करते थे। तो इस समय पर, जिस समय भारती चंद था, उस समय सेरा वाले क्षेत्र में यानी डीडी हाट वाले क्षेत्र में जो बैठा हुआ था वो बली नारायण मल था, ये भी आपका जो है वो मल्ल वंश का था। और जो सोर क्षेत्र में बैठा हुआ था वो था बम साहा। तो ये ध्यान रखिएगा, भारती चंद के समय एक बम साहा और एक बली नारायण मल। ठीक है। भारती चंद्र और कुमाऊं की प्रसिद्ध वीरांगना, आपने एक नाम सुना होगा जागर। ठीक है, जागर कथाएं का बड़ा महत्व है उत्तराखंड में। जो भी वीरांगना होती हैं या वीर शासक हुए हैं तो उनकी जो कथाएं हैं वो जागर के रूप में सुनी जाती हैं, सुनाई जाती हैं। तो ऐसी ही कुछ जागर हैं जिनमें चर्चा होती है एक कुमाऊं की प्रसिद्ध वीरांगना जिसका नाम है भागा धोनियान। तो भागा धोनियान एक वीरांगना रही हैं। कहते हैं कि भागा धोनियान और भारती चंद के बीच में द्वंद्व युद्ध हुआ था और इसी द्वंद्व युद्ध को जागर कथाओं में सुनाया जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि कुमाऊं की वीरांगना भागा धोनियान का द्वंद्व युद्ध किस शासक के साथ सुनने को मिलता है, या ऐसे कुछ पूछ ले क्वेश्चन, तो उसका आंसर क्या होगा? भारती चंद होगा। ठीक है। उसके अलावा और तो कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है भाई। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि भारती चंद के बाद जो गद्दी पर बैठने वाला शासक था उसका नाम था रतन चंद। हालांकि रतन चंद जो था वो इसी के समय पर, भारती चंद के समय पर जो पश्चिमी कुमाऊं था उसका शासक था। बेसिकली उसे चौगरखा परगना कहते थे। चौगरखा परगना था पश्चिमी कुमाऊं का, वहां का ये शासक था। और उसके बाद में इसको जो है बुला करके सत्ता दे दी गई थी, यानी भारती चंद ने अपने समय पर ही रतन चंद को सत्ता पर बैठा दिया था, कुमाऊं की सत्ता पर। ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं भारती चंद के बारे में, आपको 4-5 चीजें याद रखनी है। भारती चंद के बाद गद्दी पर बैठता है रतन चंद। ठीक है, गद्दी पर बैठा रतन चंद। अब हुआ क्या, आपको ये तो पता होगा कि डोटियों से स्वतंत्र करा करके भारती चंद ने चंद वंश की सत्ता स्थापित कर दी थी। लेकिन हुआ क्या कि भारती चंद की मृत्यु के पश्चात में विद्रोह हुआ डोटी राज्य में, और दोबारा से उन्होंने कोशिश करी कि क्यों ना कुमाऊं के राजाओं को यानी चंदों को दोबारा से कर देने के लिए बाध्य किया जाए। तो इस समय पर जो डोटी राज्य का शासक था वो था नागमल। भारती चंद के समय था जयमल। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। और रतन चंद के समय जो था वो था आपका नागमल। तो कहते हैं कि नागमल ने जो है वो विद्रोह करने की कोशिश करी थी लेकिन सफल नहीं हो पाया था। प्रयास उसने किया था, उस प्रयास को रतन चंद द्वारा दबा दिया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा रतन चंद के समय, भारती चंद के समय पर भी वहां का जो शासक था, सोर का जो शासक था वो था आपका बम साहा। ठीक है। तो इसने क्या किया, बम राजा को पराजित करके उसके परगने को अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है। तो पूरी तरीके से राज्य में मिलाने का काम जो सोर क्षेत्र को किया था वो किसने किया था? रतन चंद ने। हम निष्कर्षतः ये कह सकते हैं कि जो कुछ भारती चंद ने किया उसमें 4 चांद लगाने का काम जो था वो किसने किया था? उसके पुत्र रतन चंद ने किया था। तो भारती चंद और रतन चंद के बारे में ये कुछ बातें आप जो है वो ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ, रतन चंद के बाद जो शासक गद्दी पर बैठा उसका नाम था कीर्ति चंद। अब कीर्ति चंद महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि देखिए, जो पवार वंश है जो गढ़वाल में स्थापित हुआ था, मैंने आपसे कहा था जब पहली क्लास पढ़ा रहा था कि चंद वंश और पवार वंश के बीच आप देखेंगे कि लंबे समय तक युद्ध चला है और युद्ध चलता रहा। लास्ट में जाकर के पवार वंश के शासकों को कुछ उपलब्धियां भी मिली। ठीक है, उन्होंने कुमाऊं पर अधिकार भी किया था, लेकिन बीच में फिर आ गए थे गोरखाओं ने चंदों को भी जीत लिया और फिर पवारों को भी जीत लिया। लेकिन ये जो चंद वंश और पवार वंश के बीच जो टकराव शुरू हुआ, ये शुरू हुआ है कीर्ति चंद के समय। तो ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, इस पे ट्रिपल स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बेसिकली पवार वंश और चंद वंश के बीच जो युद्ध की शुरुआत हुई थी
वो किसके समय हुई थी? तो चंद शासक था आपका कीर्तिचंद। कीर्तिचंद ने ही पहला प्रयास किया था गढ़वाल पर आक्रमण करने का। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे कि गढ़वाल पर आक्रमण करने का पहला प्रयास किसने किया था, तो ये किसने किया था? आपका कीर्तिचंद ने किया था। गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला शासक था, ये बात ध्यान रखिएगा। बात यह आती है कि जब कीर्तिचंद ने आक्रमण किया तो उस समय शासक कौन था पवार वंश का? तो उस समय पवार वंश का शासक था अजयपाल। आप जानते होंगे कि अजयपाल बहुत महान शासक माना जाता है। पवार वंश को पूरा संगठित करने का कार्य, गढ़वाल के गढ़ों को जोड़ने का कार्य अजयपाल के द्वारा किया गया था। बट यहाँ पर जो चंद शासकों, पवार शासकों के बीच में जो लड़ाई हुई, बेसिकली कीर्तिचंद और अजयपाल के बीच, तो कहते हैं कि इसमें जो है जो विजयी हुआ था वो कीर्तिचंद था, यानी इसका कीर्तिचंद का पलड़ा भारी था। खैर, तो दो बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। एक तो यही कि कीर्तिचंद जो है वो पहला राजा था जिसने किस पर आक्रमण किया था? गढ़वाल पर। और उस समय गढ़वाल का शासक कौन था? तो वो था आपका अजयपाल। तो देखिए, निरंतर बेहतर से बेहतर चीजें होती चली जा रही हैं। भारती चंद था तो उसने स्वतंत्र कराया, 12 वर्षों तक डोटी राज्य से लड़ाई लड़के जीत हासिल करी। रतन चंद ने थोड़ा और चीजों को बेहतर किया, जो विद्रोह हुए नागमल का उसको दबाया, ठीक है, सोर पर अधिकार कर लिया। और उसके बाद जब कीर्तिचंद आया तो गढ़वाल पर भी आक्रमण करने की कोशिश करी और गढ़वाल पर आक्रमण किया, और उस समय शासक था अजयपाल, ठीक है। उसने चंद राजाओं की सीमाओं में विस्तार कर अपने वंश की प्रतिष्ठा में वृद्धि की। बिल्कुल ऐसा काम किया है उसने, प्रतिष्ठा में वृद्धि की है। कीर्तिचंद के बाद प्रताप चंद, ताराचंद और मानिक चंद गद्दी पर बैठे। ये शासक उतने महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण है ताराचंद के बारे में। ताराचंद के बारे में ये बात ध्यान रखिएगा कि ताराचंद वो शासक था, आप टाइम देखिएगा 1517 से लेकर के 1533 तक, इसी के बीच में एक तिथि पड़ेगी जिसे हम जानते हैं 1526 के नाम से। और इस दिन क्या हुआ था आपका? 1526 के वर्ष में क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का आपने नाम सुना होगा कि जैसे पानीपत की भूमि है, वैसे ही कुमाऊं और गढ़वाल शासकों के बीच में एक जगह रही है बाधाड़गढ़, जहां पर कई लड़ाइयां हुई हैं, ठीक है। इसलिए बाधाड़गढ़ को जो है वो बेसिकली उत्तराखंड का पानीपत भी कहते हैं। लेकिन जो पानीपत की वास्तविक पहली लड़ाई थी, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, आपको पता होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, और इस लड़ाई में विजयी हुआ था बाबर। तो जिस समय पर पानीपत का प्रथम युद्ध चल रहा था, उस समय पर अगर पूछा जाए चंद वंश का शासक कौन था, तब आंसर होगा ताराचंद। तो ये इंपोर्टेंट है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है, इंपोर्टेंट फैक्ट में, ठीक है। आप अगर नहीं भी लिखते हैं, नोट नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं है, आप पीडीएफ निकाल लीजिएगा और उन पीडीएफ को आप जो है वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तब भी आपका काम हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, ये इंपोर्टेंट नहीं है कि आप कितना सारा पढ़ रहे हैं, इंपोर्टेंट ये है कि आप कितना महत्वपूर्ण पढ़ रहे हैं, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी मैं आपको क्वेश्चन आगे कराई दूंगा। तो कीर्तिचंद के बारे में इतनी बातें जो है वो आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इसके बाद गद्दी पर शासक बैठता है जिसका नाम था भीष्मचंद्र। तो गद्दी पर बैठते हैं भीष्मचंद्र। अब भीष्मचंद्र से क्या इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है भीष्मचंद्र से, एक तो ठीक है उम्रदराज जो है वो राजा था चंद्रवंश का, और कहते हैं कि भीष्मचंद्र का कोई पुत्र नहीं था। तो ऐसे में इसने एक बच्चा गोद लिया था जिसका नाम था बालो। बचपन का नाम बालो था और आगे चल के यही बना बालो कल्याण चंद्र, जिसे किताबों ने लिखा है बोलो कल्याण चंद्र। तो वो बालो बच्चा था, उसको गोद लिया था, यानी वो इनका दत्तक पुत्र था। और कहते हैं कि भीष्मचंद्र के समय साम्राज्य विस्तार काफी ठीक ठाक हो चुका था, इसलिए इन्होंने कोशिश करी कि चंपावत को छोड़ करके अपना केंद्र बनाया जाए अल्मोड़ा को, और इसी के लिए भीष्मचंद्र ने वहां पर स्थापना करी एक किले की अल्मोड़ा में, जिसका नाम था खगमरा कोट। तो ट्रिपल स्टार पॉइंट है ये कि खगमरा कोट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भीष्मचंद्र के द्वारा की गई थी। और कहां पे की गई थी आपकी? ये की गई थी अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा में खगमरा के किले की स्थापना किसने करी थी? भीष्मचंद्र ने करी थी। हालांकि भीष्मचंद्र का यह सपना था कि पूरी राजधानी को शिफ्ट करके चंपावत से कहां ले जाया जाए? अल्मोड़ा ले जाया जाए, लेकिन ये काम भीष्मचंद्र के समय पूरा नहीं हो पाया था। इस काम को आगे चल के किया था भीष्मचंद्र के पुत्र, जिसका नाम था बालो कल्याण चंद्र, जो कि इसका दत्तक पुत्र था, ठीक है। तो भीष्मचंद्र के बारे में ध्यान रखिएगा। भीष्मचंद्र ने पुत्र बालो को गोद लिया था। अत्यधिक साम्राज्य विस्तार को देखते हुए भीष्मचंद्र ने राज्य के मध्य में खगमरा कोट को राजधानी बनाने का निर्णय लिया था, ठीक है। अब भीष्मचंद्र के बाद में जो गद्दी पर बैठता है वो बैठता है बालो कल्याण चंद्र। बालो कल्याण चंद्र जो कि दत्तक पुत्र था भीष्मचंद्र का।
अब क्या किया, तो पहला काम तो ये जो इंपॉर्टेंट बात है वो तो एक ये ध्यान रखिएगा कि जो बालो कल्याण चंद है ये राजधानी को लेके जाएगा, अपने पिताजी के सपने को पूरा करेगा और प्रॉपर तरीके से जो राजधानी है, जो कि पूरा राजपाट का काम चंपावत में केंद्रित था, अब ये यहां से जाएगा अल्मोड़ा। तो ये अल्मोड़ा में जाएगा और अल्मोड़ा में जाकर के एक किले की स्थापना करेगा जिसका नाम था लाल मंडी का किला। ध्यान रखिएगा, लाल मंडी के किले की स्थापना भी कहां पे की गई थी, अल्मोड़ा में। तो कल्याण चंद्र द्वारा अल्मोड़ा के पलटन बाजार में लाल मंडी के किले की स्थापना हुई थी। अभी तक मैंने आपको 3 किले पढ़ाए हैं। एक तो सबसे पहला राजभुंगा का किला जो चंपावत में सोमचंद ने स्थापित किया था, दूसरा भीष्मचंद ने खगमरा का किला जो कि अल्मोड़ा में स्थापित किया था, और तीसरा लाल मंडी का किला जो कि बोलो कल्याण चंद्र ने स्थापित किया था, कहां पर, अल्मोड़ा में। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बात और इंपॉर्टेंट है, जो लाल मंडी का किला है इसे फोर्ट मायरा भी कहा जाता है, फोर्ट मायरा। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि फोर्ट मायरा किस किले को कहा जाता है, तो वो किसको कहा जाता है, आपका लाल मंडी के किले को, जिसको किसने बनवाया था, बालो कल्याण चंद्र ने बनवाया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कल्याण चंद मुगल शासक अकबर का समकालीन था, ठीक है, अकबर का समकालीन रहा, ठीक है। आप देखेंगे कि ये 1560 में आया है और 1568 तक रहा है, और आप अकबर का कार्यकाल देखेंगे तो काफी लंबा रहा, ठीक है। अकबर जो है वो 1556 के बाद में पूर्णतः गद्दी लेकर के 1556 के बाद में फिर आपको 1605 तक दिखाई देगा। तो ये जो कार्यकाल है ये अकबर के बीच में आ जाएगा। इसके बाद में जो अगला शासक, एक प्रमुख शासक आएगा जिसका नाम है रुद्रचंद्र, तो वो भी अकबर के समकालीन था, क्योंकि अकबर का जो राजपाट था वो बहुत लंबा था, कार्यकाल बहुत लंबा था, तो अकबर के समकालीन था, ठीक है। और भीष्मचंद्र का दत्तक पुत्र था और बचपन का नाम क्या था, बालो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मेन काम है राजधानी परिवर्तन कब करी है, 1563 में करी है। 1563 में राजधानी परिवर्तित हुई है। हालांकि राजधानी परिवर्तन का पहला प्रयास कर चुका था भीष्मचंद्र, जिसके तहत उसने खगमरा कोट की स्थापना करी थी, लेकिन पूर्णतः राजधानी को परिवर्तित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, आपका बालो कल्याण चंद्र को। और इसने राजधानी परिवर्तित कब करी थी, 1563 में, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद जो गद्दी पर शासक बैठा है वो था रुद्रचंद, ठीक है। इसके बाद जो गद्दी पर शासक बैठा है वो है रुद्रचंद। महत्वपूर्ण शासक है, इंपोर्टेंट है, 3 स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। पहली बात, रुद्रचंद्र कौन सा शासक था, 45वां शासक था, ठीक है। चंद वंश का 45वां शासक जो है वो रुद्रचंद था। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था। अब अकबर का समकालीन केवल ये नहीं थे, इससे पहले वाले भी थे, लेकिन रुद्रचंद से ज्यादा क्वेश्चन उठ जाते हैं। एग्जाम में भी कई बार पूछ लेता है कि अकबर के समय चंद्रवंश का शासक कौन था, और तब भी उसका आंसर रुद्रचंद माना ही जाता है, ठीक है, क्योंकि लंबा कार्यकाल जो अकबर का रहा है वो इसके समय पीरियड में ही रहा है, ठीक है। रुद्रचंद प्रारंभ में स्वतंत्र राजा था, लेकिन 1587 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अभी आप समझिएगा, अभी तक क्या था कि चंद वंश चल रहा था, शुरू में डोटियों के अधीन था, ठीक है, लेकिन भारती चंद के समय डोटियों से स्वतंत्र कराया गया, लंबा समय चलता रहा। लेकिन कहते हैं कि रुद्रचंद के समय पर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली गई थी। मैं ये कह सकता हूं कि अब कुमाऊं का क्षेत्र भी अकबर के अधीन आ गया था, और अब चंद राजा ने करना शुरू कर दिया था क्या, कि अकबर को उपहार भेजना, कर देना, ये सब काम करना शुरू कर दिया था। यानी मैं ये कह सकता हूं कि चंदों का कुमाऊं राज्य अब मुगलों के अधीन एक करद राज्य बन चुका था। करद राज्य मतलब टैक्स पे करने वाला, यानी हम मुगलों को टैक्स पे करने लगे थे। यह अधीनता स्वीकार कर ली गई थी रुद्रचंद के समय पर, ठीक है। हालांकि इसका एक लंबी चौड़ी कहानी है कि पहले रुद्रचंद ने प्रयास किया तराई और भाबर क्षेत्र की ओर बढ़ने का, ठीक है। उधर से मुगलिया सेना आई, आपस में टकराए, ठीक है। रुद्रचंद उसमें थोड़ा हावी रहा, ठीक है। तो तब रुद्रचंद्र को बुलाया गया, अकबर ने भेंट करी लाहौर में, ठीक है, रुद्रचंद से, और उसके बाद रुद्रचंद को लड़ने के लिए भेजा नागौर के युद्ध में। और कहते हैं कि रुद्रचंद्र उस नागौर के युद्ध में जीत गया था, और जिसके कारण से अकबर बड़ा प्रसन्न हुआ था। तो अकबर ने फिर जो है वो इसको अपनी जागीर मान करके और यहाँ का राजा स्वीकार कर लिया था, ठीक है। तो क्या क्या बात इंपॉर्टेंट है, रुद्रचंद प्रारंभ में स्वतंत्र राजा था, लेकिन 1587 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर कुमाऊं को करद राज्य बना दिया गया। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि कुमाऊं किस शासक के समय करद राज्य बना मुगलों के अधीन, तो इसका आंसर क्या होगा, रुद्रचंद होगा, ठीक है। रुद्रचंद ने
रुद्रचंद ने तराई में वर्तमान रुद्रपुर नगर की नींव रखी। 3 स्टार लगा लो। आपने सुना होगा उधम सिंह नगर में रुद्रपुर, ठीक है, रुद्रपुर मेन जो है उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट का केंद्र है। तो रुद्रपुर की स्थापना जो की गई थी तराई क्षेत्र में वो भी इसी के द्वारा की गई थी, यानी रुद्रचंद्र के द्वारा की गई थी। 3 स्टार लगा देना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये भी जानकारी से पता चलता है कि रुद्रचंद ने बीरबल से मित्रता कर ली थी और बीरबल के पुत्र को अपना पुरोहित बना लिया था। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधी सी बात है, बीरबल का नाम अकबर के समय मिलता ही है, ठीक है। और जब अकबर ने रुद्रचंद्र को अपना जागीरदार मान ही लिया था तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसा भी कुछ हो ही सकता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अकबर से भेंट करी थी लाहौर में। अकबर ने प्रसन्न होकर के रुद्रचंद को लाहौर बुलाया, फलतः उसे नागौर के युद्ध में भेजा और युद्ध की सफलता तथा रुद्रचंद की वीरता से प्रभावित होकर रुद्रचंद को 84 मील की जागीर तथा खिल्लत प्रदान की, जिसमें संपूर्ण तराई भाबर शामिल था। यानी तराई भाबर वाला क्षेत्र स्वीकार कर लिया कि भाई ये ठीक है, ये रुद्रचंद को दे दिया गया और उसे वहां का जागीरदार मान लिया गया। यानी एक तरीके से शासक तो रहेगा बट करद राज्य था। कर किसको देते थे? मुगलों को देते थे। और यही कारण था कि जब तराई क्षेत्र इनके अधीन आ गया तो तब जो है रुद्रचंद ने तराई क्षेत्र में उधम सिंह नगर में रुद्रपुर की स्थापना करी थी। तो ये जो कुछ भी मिला, अब उसे खैरात में मिला या कैसे मिला, लेकिन वो वीरता के कारण से ही मिला था, क्योंकि मैंने आपको बताया रुद्रचंद्र को एक युद्ध में भेजा था, नागौर युद्ध में अकबर ने, और उसमें कहते हैं कि रुद्रचंद ने जो है वो सफलता हासिल करी थी, ठीक है। अगली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, गढ़वाल शासक बलभद्र शाह के खिलाफ राजा रुद्रचंद के आदेश पर सेनापति पुरुषपंथ ने बाधाड़गढ़ पर आक्रमण किया, जिसे ग्वालदम का युद्ध कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ग्वालदम का युद्ध, एग्जाम में आपसे पूछ लेता है ग्वालदम का युद्ध किस शासक के समय हुआ था। तो ग्वालदम का युद्ध हुआ था रुद्रचंद्र के समय। और ये किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था चंद वंश और पवार वंश के बीच। पवार वंश का शासक कौन था? ये था बलभद्र शाह, स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है। और कुमाऊं का शासक कौन था? वो था आपका रुद्रचंद। और रुद्रचंद्र का जो व्यक्ति मतलब जो सेनापति था जिसने आक्रमण किया था उसका नाम था पुरुषपंथ। पुरुषपंथ जिसे परखू पंथ भी कहा जाता है, पुरुषपंथ यानी परखू पंथ भी कहा जाता है। और कहते हैं कि इस परखू पंथ ने आक्रमण किया था बाधाड़गढ़ पर, और इसे ही इतिहास में किस नाम से जानते हैं? ग्वालदम के युद्ध के नाम से जानते हैं। स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, 3 स्टार लगा लीजिएगा। रुद्रचंद ने कुमाऊं में नए सिरे से सामाजिक व्यवस्था स्थापित की और इसके लिए उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था त्रिवर्णिक धर्म निर्णय, जिसे जो है वो धर्म निर्णय के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, रुद्रचंद के द्वारा अनेक पुस्तकों की रचना की गई है और जिसमें से एक प्रमुख पुस्तक थी और उस पुस्तक का नाम था आपका धर्म निर्णय, यानी जिसे त्रिवर्णिक धर्म निर्णय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट पुस्तक है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं रुद्रचंद की प्रमुख पुस्तकें। तो एक तो वही हो गई आपकी धर्म निर्णय, त्रिवर्णिक धर्म निर्णय। एक हो गई ऊषा रुद्र गोधा, ये भी इसी की पुस्तक है। एक है सैनिक शास्त्र, ये भी इसकी पुस्तक है। एक है ययाति चरित्रम, ययाति चरित्रम। तो खास करके 4 पुस्तकों के नाम आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है। एक त्रिवर्णिक धर्म निर्णय हो गया, दूसरा हो गया ऊषा रुद्रगोधा, तीसरा हो गया सैनिक शास्त्र, ठीक है, सैनिक शास्त्र, और एक हो गया ययाति चरित्रम। तो एटलीस्ट ये 4 पुस्तकें अगर नहीं आपके हैं तो इनको नोट कर लेना, इंपोर्टेंट है। ये रुद्रचंद की है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अभी मैं डिस्कस आपसे करूंगा। इससे पहले कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट पे हम लोग नजर डाल लेते हैं। मैंने अभी बात करी थी पुरुष पंथ के बारे में, जो कि पुरुष पंथ जो है वो रुद्रचंद का सेनापति था जिसने आक्रमण किया था गढ़वाल पर। अगर मैं आपसे कहूं गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला शासक कौन था, तो आपको पता होगा कीर्तिचंद था। लेकिन एक आक्रमण पुरुष पंथ के द्वारा भी किया और परिणाम स्वरूप जिसमें ग्वालदम की लड़ाई हुई थी। पुरुष पंथ को परखू पंथ भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है। एक और फैक्ट कि जो परखू पंथ है यानी पुरुष पंथ, इसे कुमाऊं का रावट ब्रुसफुट भी कहा जाता है। ये अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कुमाऊं का रावट ब्रुसफुट कौन था तो वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पुरुष पंथ को। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप बताएंगे कि इतिहास में रावट ब्रुसफुट का क्या महत्व है, ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है।
और ये बाधाड़गढ़ मेन केंद्र रहा आक्रमणों का पवार वंश के शासक और चंद वंश के शासकों के बीच। चंद वंश के द्वारा जो भी आक्रमण किए गए बाधाड़गढ़ पर किए गए, ठीक है, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं ये मेन केंद्र था पवारों का। तो ये बाधाड़गढ़ जो है इसे उत्तराखंड का पानीपत भी कहा जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि किसे उत्तराखंड का पानीपत कहते हैं, जैसे आप देखेंगे इतिहास की जो रक्त रंजित लड़ाइयां हुई हैं वो पानीपत में हुई हैं, तो वैसे ही चंद और पवारों के बीच मेन लड़ाई जो हुई वो बाधाड़गढ़ में हुई, और इसलिए बाधाड़गढ़ को क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का पानीपत कहा जाता है। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया भी था पहले, तो इस चीज को जो है वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जब मैंने आपको पहली क्लास पढ़ाई थी तो मैंने एक बात आपसे डिस्कस की थी, और वो ये थी कि चौथानी ब्राह्मणों को नियुक्त करने की परंपरा सोमचंद ने सबसे पहले शुरू की थी, बट उस परंपरा को और ज्यादा व्यापक बढ़ाने का काम जो किया था वो रुद्रचंद ने किया था। रुद्रचंद ने अनेक ब्राह्मणों की नियुक्ति का प्रावधान किया था, इस परंपरा को बढ़ावा दिया था, जिसमें एक तो थे वही यानी चौथानी ब्राह्मण, ठीक है, एक बच्चे का कमेंट भी आया था तो मैंने उसमें रिप्लाई भी किया था, ठीक है। दूसरा एक थे आपके सिरोली ब्राह्मण, या जिन्हें सिरोला ब्राह्मण कहते थे। सिरोला ब्राह्मण बेसिकली इनका काम रसोईया से संबंधित होता था, यानी भोजन बनाने से संबंधित। तो भोजन बनाने का काम जो करते थे वो सिरोला ब्राह्मण करते थे, ठीक है, उनका काम था रसोइये का, ठीक है। इसके अलावा एक और नियुक्ति करी थी और वो था आपका ओली ब्राह्मण। ओली ब्राह्मणों की नियुक्ति बेसिकली हुई थी कि जब बारिश पड़े या कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो, तो ऐसे में जब भी कभी ओले पड़ते थे, बारिश होती थी, तो वो थाली बजा करके लोगों को सतर्क करते थे। तो ऐसा जो थाली बजा करके लोगों को सतर्क करने का काम ओली ब्राह्मण करते थे। तो ये ओली ब्राह्मण, चौथानी ब्राह्मण और एक आपका सिरोला ब्राह्मण जो कि रसोइया होते थे, इस परंपरा को दुरुस्त रूप से जो लागू किया और इस परंपरा को शुरू किया, आगे बढ़ाया, वो किसने किया, रुद्रचंद ने किया। तो ओली ब्राह्मण, सिरोला ब्राह्मण और चौथानी ब्राह्मण, ये ध्यान रखिएगा। और चौथानी ब्राह्मणों की सबसे पहले नियुक्ति जो की थी वो किसने करी थी, आपकी सोमचंद ने करी थी। ये बात जो है वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कंटिन्यू, अब आपको क्लास मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, लगातार मिलेगी, कंटिन्यू मिलेगी, ठीक है। रुद्रचंद्र को मुगलों द्वारा अल्मोड़ा का जमींदार कहा जाता था। रीजन आपको पता होगा कि अब तो जो मेन केंद्र पहुंच चुका था वो अल्मोड़ा पहुंच चुका था। अभी तक चंदों का मेन केंद्र चंपावत था, लेकिन अब पहुंच चुका था कहां पर, अल्मोड़ा, ठीक है। तो ये बात भी जो है वो ध्यान रखिएगा। और किसके समय से मेन केंद्र अल्मोड़ा बन गया था, बालो कल्याण चंद्र के समय से, ठीक है। रुद्रचंद ने अल्मोड़ा नगर में संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था की और संस्कृत के अध्ययन हेतु छात्रों को बनारस तथा कश्मीर भेजा था, ठीक है। लोक कल्याणकारी कार्य है, पढ़ने के लिए भेजा, ये सब काम किया। अकबरनामा में रुद्रचंद की वीरता का उल्लेख है। अगर ये क्वेश्चन भी पूछ ले कि चंद वंश के किस शासक का उल्लेख अकबरनामा में है, तो उसमें एक बड़ा नाम मिलता है रुद्रचंद, और मिलना स्वाभाविक बात है, क्योंकि आप सोचिएगा कहीं ना कहीं अकबर ने रुद्रचंद्र को अपने अधीन एक जागीरदार स्वीकार कर लिया था, और रुद्रचंद के समय से ही चंद राजाओं ने जो है वो कर देना शुरू कर दिया था मुगलों को, ठीक है। अकबरनामा, अब आपको ये बताना है कमेंट में कि अकबरनामा ये इसके रचनाकार कौन है, यानी इसके राइटर कौन है, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अब होता क्या है, आगे हम बात करते हैं, ठीक है। रुद्रचंद ने अल्मोड़ा में मल्ला महल किले का निर्माण करवाया था। इंपोर्टेंट है, 3 स्टार लगा लेना। मल्ला महल, एक और जुड़ गया, राजबुंगा का किला सोमचंद, ठगमरा का किला भीष्मचंद्र, लाल मंडी का किला बोलो कल्याण चंद्र, और मल्ला महल की स्थापना अल्मोड़ा में किसने करी थी, रुद्रचंद्र ने करी थी। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा रुद्रचंद्र का एक बड़ा पुत्र था जिसका नाम था शक्ति गोसाई, या जिसे गोसाई भी बोल देते थे, या शक्ति गोसाई या शक्ति सिंह बोलते थे। कहते हैं ये जन्म से ही अंधा था, और इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है। महाभारत में आपने नाम सुना होगा धृतराष्ट्र का, ठीक है, जो कि अंधा था। तो कुमाऊं का धृतराष्ट्र जो कहा जाता है वो शक्ति गोसाई को कहा जाता है। तो ये भी अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आप एग्जाम में लगा दीजिएगा, इस पे आप जो है वो एक सिंगल स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। तो रुद्रचंद जो है वो 45वां शासक था, ठीक है। महत्वपूर्ण फैक्ट है जो जुड़े हुए हैं रुद्रचंद से, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं चाहता तो इस क्लास को मतलब कि और ज्यादा शासक भी आपको लेके चल सकता था, लेकिन मुझे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि बहुत ज्यादा लंबी क्लास भी ना रहे, आराम से आप उसको जितना है उसको आप तैयार कर लें, पढ़ लें और उसको नोट कर लें, ठीक है। और एक क्लास और आपकी चंद शासकों के बारे में रहेगी, उसके अलावा एक क्लास व्यवस्था के बारे में रहेगी। 4 क्लासों में चंद वंश पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाएगा,
ठीक है, अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। ये क्वेश्चंस मैं आपको पहली वाली क्लास में करा चुका था, लगभग क्वेश्चन नंबर 11-12 तक मैं आपको डिस्कस कर चुका था। ठीक है, देखेंगे आप तो जो पिछली वाली क्लास है उसमें मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और लास्ट क्वेश्चन शायद मुझे लगता है यही था। हाँ, लास्ट क्वेश्चन था आपका ये कुमैया खिल्लत, ये जिल्लत नहीं है खिल्लत है। कुमैया खिल्लत किसकी उपाधि थी? तो मैंने आपको बताया था ये नीलू कठैत की उपाधि थी कुमैया खिल्लत, क्योंकि नीलू कठैत ने जो है वो क्या किया था आपका गरुड़ ज्ञानचंद के समय पर तराई और भाबर वाले क्षेत्र पर अधिकार करने की कोशिश की थी। वो पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था, उसको ध्यान रखिएगा। खैर, अब अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, इस पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपके मेन जो चीजें हैं वो यहीं से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? चंद के समय डोटी पर मलों की सत्ता थी, सही है, मलों की सत्ता थी, आपको पता होगा। ठीक है, भारती चंद के समय कौन शासक था यहाँ का? जयमल। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। बी है गरुड़ ज्ञानचंद द्वारा साम्राज्य विस्तार के तहत महाराज धीराज की उपाधि धारण की गई थी, ये भी सही है। ठीक है, गरुड़ ज्ञानचंद के द्वारा महाराज धीराज की उपाधि धारण की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी सही है। तीसरा है खाएकर जन विद्रोह गरुड़ ज्ञानचंद के समय पर हुआ था, ये भी मैंने अभी बताया था, इंपोर्टेंट है। ठीक है, खाएकर जन विद्रोह गरुड़ ज्ञानचंद के समय हुआ था। अगला है गरुड़ ज्ञानचंद के पश्चात उद्यान चंद गद्दी पर बैठा, नहीं भाई, गरुड़ ज्ञानचंद उद्यान चंद के दादा थे, यानी बीच में एक शासक और था जिसका नाम था हरिचंद, यानी इसके बाद में जो गद्दी पर बैठे थे वो हरिचंद बैठे थे, तो इसलिए ये वाला कथन जो है वो आपका गलत है, बाकी तीनों सही हैं और असत्य पूछा हुआ है, तब ऐसे में आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारती चंद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, भारती चंद ने चंदों की स्वर्ण सत्ता की नींव डाली। हाँ, आपको पता होगा डोटियों के साथ लड़ाई लड़ी, 12 वर्षों तक लड़ाई चली, जिसमें सफलता मिली और जिसमें जो है भारती चंद विजयी हुआ। भारती चंद और डोटियों के बीच चलने वाले 12 वर्षीय युद्ध में डोटी राज्य विजयी रहा था, गलत, नहीं रही, डोटी राज्य नहीं जीता था, बल्कि भारती चंद को सफलता मिली थी उसमें, तो ये वाला गलत है। तीसरा है भारती चंद द्वारा सोर, सेरा और थल, सोर यानी पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र में ही था, सीरा ये डीडीहाट वाला क्षेत्र हो गया, और थल अभी तो पिथौरागढ़ में आते हैं ये क्षेत्र, पर अधिकार किया गया था, ये भी सही बात है। ठीक है, अगला है भारती चंद के समय सेरा क्षेत्र में बली नारायण मल, ये भी मैंने आपको अभी करवाया था। वह सोर क्षेत्र में बमशाह का शासन था, बिल्कुल ये भी सही है। यानी यहां पर पहला, तीसरा, चौथा सही है, सत्य पूछा हुआ है, दूसरा गलत है, यानी आंसर होगा बी, पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप मैसेज में बता दीजिएगा। ठीक है, कुछ भी ऐसा लगता है आपको तो आप जरूर बताइएगा, मैं उसके बारे में एक बार उसको देख लूंगा क्या है। भारती चंद के पश्चात चंद्रवंश का शासक कौन था? तो बताइए, भारती चंद के बाद चंद्रवंश का शासक कौन था? ठीक है, तो कौन शासक बना था भारती चंद के बाद में? रतनचंद। नेक्स्ट अगला, निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कूट असत्य है? रतनचंद गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला शासक था, गलत बात है। गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला शासक कौन था? कीर्तिचंद था, ये नहीं था। पहला शासक कौन था? कीर्तिचंद, तो ये गलत हो गया। बाधाड़गढ़ का युद्ध कीर्तिचंद व अजयपाल के मध्य हुआ था। देखिए, बाधाड़गढ़ का युद्ध मैंने बताया एक नहीं हुए, ग्वालदम का युद्ध भी बाधाड़गढ़ के युद्ध के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो पहला आक्रमण हुआ था जो कीर्तिचंद ने किया था, और अजयपाल और कीर्तिचंद के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसे भी बाधाड़गढ़ के युद्ध के नाम से ही जानते हैं। बट क्वेश्चन है, बाधाड़गढ़ का युद्ध कीर्तिचंद व अजयपाल के मध्य हुआ था, तो इसे हम गलत नहीं मानेंगे, इसे सही मान लेंगे। हालांकि जो ग्वालदम का युद्ध था उसे भी बाधाड़गढ़ के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो आगे चल करके हुआ था। ताराचंद के समय पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो यह भी सही बात है, प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, यह भी सही है। तो इसका जो गलत है, मैं मिल भी गया है गलत कौन सा है, तो पहला ही वाला असत्य है, तो ये वाला गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, अगला है, कौन सा कूट असत्य है? पहला, खगमरा का किला कहां पर? अल्मोड़ा में, किसने बनाया? भीष्मचंद ने, सही है। लाल मंडी का किला, बोलो कल्याणचंद, ये भी सही है, अल्मोड़ा में। राजबुंगा का किला सोमचंद ने, चंपावत में, ये भी सही है। मल्ला महल गरुड़ ज्ञानचंद, नहीं भाई, गरुड़ ज्ञानचंद ने नहीं बनाया था, बल्कि किसने? रुद्रचंद।
मल्ला महल की स्थापना की गई थी रुद्रचंद के द्वारा, इसलिए ये वाला कथन असत्य है और असत्य ही पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा आपका डी होगा। ठीक, नेक्स्ट अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चंदों को राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा रुद्रचंद्र के द्वारा हस्तांतरित की गई थी। नहीं भाई, ठीक है, सपना देखा था भीष्मचंद ने, पूरा किया था बालो कल्याण चंद ने, तो ये वाला गलत है। भीष्मचंद द्वारा अल्मोड़ा में खगमरा कोट की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही बात है, की गई थी, जिसे फोर्ट मायरा के नाम से जाना जाता है, बट यही बात गलत है। फोर्ट मायरा के नाम से किसे जाना जाता है? लाल मंडी के किले को जाना जाता है, लाल मंडी के किले को, जो कि बालो कल्याण चंद्र ने बनवाया था, इसलिए ये भी गलत हो गया। बालो कल्याण चंद ने चंपावत में लाल मंडी के किले की स्थापना करी थी। बालो कल्याण चंद ने लाल मंडी का किला तो बनाया था, पर चंपावत में नहीं, कहां बनाया था? अल्मोड़ा में, यानी कथन ये भी गलत हो गया। अगला है, रुद्रचंद द्वारा तराई में रुद्रनगर की रुद्रपुर की स्थापना की गई थी, ये वाला सही है, डी सही है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? डी। ठीक है, ये वाले तीनों जो है वो गलत है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, करिएगा, और छोटे छोटे फैक्ट में गलती मत करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, आंसर बताइएगा आप। कुमाऊं का रावट बुसफुट किसे कहते हैं? ये तो पढ़ा चुका हूं, ठीक है, आप कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है पुरुष पंथ, जिसे परखू पंथ के नाम से भी जाना जाता है। ग्वालदम की लड़ाई में जो आक्रमण किया था वो परखू पंथ ने ही किया था। ठीक, अगला है, ग्वालदम का युद्ध में किन शासकों के मध्य हुआ था? तो मैंने अभी आपको बताया था किस किस के मध्य हुआ था। पहला है रुद्रचंद्र और बलभद्र शाह, दूसरा है रुद्रतन चंद्र और अजयपाल, तीसरा है कीर्ति चंद्र और बलभद्र शाह, और अगला है लक्ष्मी चंद्र और अजयपाल। तो इसका आंसर आप जानते होंगे, रुद्रचंद और बलभद्र शाह। उस समय पे रुद्रचंद्र जो है वो चंद्रवंश का शासक था और बलभद्र शाह पवार वंश का शासक था, और रुद्रचंद्र की ओर से जो नेतृत्व किया था वो परखू पंथ ने किया था, जिसे पुरुष पंथ के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे में जो आंसर सही होगा वो कौन सा सही होगा? ए। ठीक, नेक्स्ट, कौन सी पुस्तक रुद्रचंद्र की नहीं है? सैनिक शास्त्र है, ययाति चरित्रम है, शिरोमणि ग्रंथ आपने नहीं पढ़ा है, देखो अभी आगे आप पढ़ोगे, ये बेसिकली वास्तु शास्त्र से रिलेटेड ग्रंथ था। ठीक है, तो इसकी रचना नहीं हुई थी इनके समय। और अगला है त्रिवर्णिक धर्म निर्णय, ये भी हुई है। तो तीन तो आप जानते ही हैं, इसलिए आंसर क्या होगा आपका? सी होगा, ये रुद्रचंद के द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ है। देखिए, हम उत्तराखंड जो करेंगे वो बहुत लंबी क्लास भी नहीं, मेरे हिसाब से लगभग ये क्लास जो है वो आपकी 45 मिनट की है। ठीक है, इसे बढ़ा सकते हैं 1 घंटा, लेकिन बहुत बच्चों को ऐसे लगता है कि यार 1 घंटा बहुत लंबी क्लास हो जाती है। 45 से 50 मिनट की क्लास सफिशिएंट होती है। धीरे धीरे मैं टाइमिंग को इंक्रीज करूंगा, बढ़ाऊंगा, और इस क्लास को हम और लंबा करेंगे। ठीक है, और क्लास अगर सही लग रही है, समझ में आ रहा है चीजों को, तो आप बताइएगा जरूर मुझे मैसेज करके। और इसके अलावा जो ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ग्रुप का, आप ऐड हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, जैसे पटवारी लेखपाल का अलग ग्रुप है, आप वहां पर जुड़ सकते हैं। उसके अलावा अपना पेड कोर्स चल रहा है पटवारी और लेखपाल के लिए नालंदा एजुकेशन पर, और लिमिटेड एडमिशन है, जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।